ये शायद अब तक की सबसे डरावनी फिल्म है जो मैंने देखी है। ये एक मशहूर हॉरर नॉवेल पर आधारित है और इसमें 3 आपस में जुड़ी डरावनी कहानियां दिखाई गई हैं। अगर आप सच में डरने के लिए तैयार हैं, तो अपने उस दोस्त को टैग करो जो खुद को बहुत बहादुर समझता है। फिल्म की शुरुआत होती है एक आदमी से जिसका नाम है साइमन। साइमन दावा करता है कि वो मरे हुए लोगों की आत्माओं से बात कर सकता है। अपनी बात साबित करने के लिए वो सबके सामने टेस्ट देने को तैयार हो जाता है। उसे एक लैब में ले जाया जाता है। उसके सारे कपड़े उतरवा दिए जाते हैं और जैसे ही लाइट बंद होती है, अचानक कमरे में डरावनी चीखों की आवाज गूंजने लगती है। कुछ सेकंड बाद जब लाइट वापस जलती है तो दीवारें लाल रंग के शब्दों से भरी हुई होती हैं और साइमन वो जमीन पर बेहोश पड़ा होता है। इस एक्सपेरिमेंट की जिम्मेदारी संभाल रही थी मैरी। वो कभी भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करती थी, लेकिन एक इंसान इतनी जल्दी इतनी सारी बातें दीवार पर कैसे लिख सकता है? सबसे डरावनी बात यह थी, दीवार पर उसके बेटे की आखिरी बातें भी लिखी थीं। अब मैरी को मानना पड़ा, शायद साइमन सच में आत्माओं से बात कर सकता है। अपने बेटे की आत्मा से बात करने के लिए मैरी साइमन को अपने घर बुलाती है। वो उसे अपने बेटे का कमरा भी दिखाती है। उसे लगता है कि इससे उसके बेटे की आत्मा आने की संभावना बढ़ जाएगी, लेकिन धीरे धीरे मैरी खुद साइमन के झूठे प्यार में फंसने लगती है। और फिर एक रात नशे में धुत साइमन सच बोल देता है। वो कहता है, मैं सबको बेवकूफ बना रहा हूं। दरअसल एक्सपेरिमेंट से एक दिन पहले उसने एक कर्मचारी को पैसे देकर लैब में घुसपैठ की थी। उसने दीवारों पर एक खास केमिकल से पारदर्शी शब्द पहले से लिख दिए थे। फिर टेस्ट के दौरान उसने एक दवा स्प्रे की और वो शब्द लाल रंग में दिखने लगे। जो डरावनी आवाजें सबने सुनी थी वो भी पहले से रिकॉर्ड की गई थी। उसे मैरी के बेटे की आखिरी बातें इसलिए पता थी क्योंकि वो मैरी के एक्स से सब जान चुका था। उसका असली मकसद था मैरी को धोखा देना और पैसे कमाना। सच जानकर मैरी गुस्से में उसे थप्पड़ मारती है। फिर अपने बेटे के कमरे में जाकर उसके खिलौने को पकड़कर रोने लगती है। उसे लगता है सब खत्म हो गया, लेकिन तभी पीछे रखी छोटी ब्लैक बोर्ड पर अपने आप एक लाइन लिख जाती है, उसे यहाँ लाओ। और उसी समय बिस्तर पर एक परछाई नजर आती है। मैरी धीरे धीरे कंबल उठाती है और उसके चेहरे पर अचानक मुस्कान आ जाती है। अगली सुबह साइमन को अपनी गलती का एहसास होता है। वो माफी मांगता है और जाने की बात करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मैरी पहले ही सबको बता चुकी थी कि साइमन आत्माओं से बात कर सकता है। अमीर लोग उससे मिलने आने लगते हैं। पैसे का लालच सुनते ही साइमन रुकने को तैयार हो जाता है, लेकिन उसे क्या पता था अब खेल सच में शुरू होने वाला है। उस रात मैरी सबके सामने फिर से साइमन को बेटे के कमरे में ले जाती है। उसके कपड़े उतरवा दिए जाते हैं ताकि कोई धोखा ना हो सके। फिर वो उसके कान में कुछ अजीब शब्द फुसफुसाती है। दरअसल आत्माएं साइमन से नाराज थीं। जैसे ही सब लोग कमरे से बाहर जाते हैं, गुस्से में भरी आत्माएं अचानक वहां प्रकट हो जाती हैं। साइमन का शरीर हवा में उठने लगता है। उसके बाल खुद ब खुद गिरने लगते हैं और फिर आत्माएं अपने जीवन की कहानियां उसकी चमड़ी पर खून से लिखने लगती हैं। जब दरवाजा दोबारा खुलता है, साइमन पूरी तरह खून से लथपथ होता है और इसके बाद जब भी कोई इंसान मरने के करीब होता है, साइमन की कहानी फिर से शुरू हो जाती है। अब कहानी और भी खतरनाक मोड़ लेती है। जिन लोगों की मौत करीब होती है, उनकी पूरी जीवन कहानी साइमन की त्वचा पर खुदने लगती है। इसी वजह से लोग उसे एक नया नाम देते हैं, ब्लड बुक। उसकी चमड़ी ही अब किताब बन चुकी थी जिस पर आत्माएं अपनी कहानी लिखती थीं। कुछ समय बाद एक कर्ज में डूबा हुआ किताबों की दुकान का मालिक सूदखोरों के हाथों बुरी तरह पिटता है। जान बचाने के लिए वो एक खतरनाक राज खोल देता है। वो बताता है एक ऐसी अनोखी किताब है जिसकी कीमत लाखों में है। वो चाहता था कि दोनों मिलकर साइमन को पकड़ें और उसकी खाल छीनकर बेच दें, लेकिन उसका साथी बेनी लालची था। उसने साझेदारी की जगह सीधे चाकू मारकर उसे खत्म कर दिया। लेकिन जैसे ही बेनी दुकान से बाहर निकला, पीछे पड़ा हुआ मरा हुआ दुकानदार अचानक एक डरावनी मुस्कान देता है और बेनी को इसकी भनक तक नहीं लगती। बेनी अपने दोस्त स्टीव के साथ मैरी के शहर की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में दोनों बेपरवाह गाड़ी चलाते हैं। एक छोटी लड़की को टक्कर मारते मारते बचते हैं, लेकिन जैसे ही वे मैरी के घर के पास पहुंचते हैं, उन्हें पता चलता है कि पूरा इलाका उजड़ा पड़ा है। कभी चहल पहल वाला शहर अब एक सुनसान मृत शहर बन चुका था। और तभी उनकी कार अचानक खराब हो जाती है। बेनी बाहर उतरकर कार देखने लगता है। तभी स्टीव को रियर व्यू मिरर में एक डरावना चेहरा दिखाई देता है। वो पीछे मुड़कर देखता है, पीछे कोई नहीं। फिर वही चेहरा कार के बाहर दिखाई देता है। गुस्से में स्टीव सोचता है कोई मजाक कर रहा है। वो उस साए के पीछे दौड़ पड़ता है। बेनी भी उसके पीछे जाता है, लेकिन कुछ ही देर में स्टीव एक चर्च में घुसता है और बिना कुछ कहे अपने सिर पर गोली मार लेता है। बेनी के होश उड़ जाते हैं। वो भागकर बाहर आता है, लेकिन अजीब घटनाएं रुकती नहीं। उसकी कार अपने आप स्टार्ट हो जाती है
और सीधे उसी की तरफ दौड़ती है। बेनी भागते हुए ड्राइविंग सीट पर गोलियां चलाता है। कार रुकती है और अंदर कोई भी नहीं बैठा होता। इतना सब देखने के बाद भी बेनी की लालच खत्म नहीं होती। वो सोचता है इतनी दूर आ ही गया हूँ, ब्लड बुक ले बिना नहीं जाऊंगा। आखिरकार वो मैरी के घर पहुंचता है और वहां जो देखता है वो उसकी रूह तक हिला देता है। साइमन अब एक इंसान नहीं रहा था। वो जैसे जीवित पेड़ की पत्तियों में बदल चुका था। उसका शरीर आत्माओं की लिखी कहानियों से भरा हुआ था। मैरी जैसे ही बोलना खत्म करती है, साइमन के माथे पर अचानक बेनी नाम उभर आता है। बेनी के दिल में अजीब सा डर बैठ जाता है और अगले ही पल हजारों चूहे कमरे में घुस आते हैं, सीधे उसकी तरफ दौड़ते हुए। बेनी डरकर बाहर भागता है, कसम खाता है कि अब वो कभी ब्लड बुक के पीछे नहीं जाएगा। लेकिन मैरी उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देती। उसके शरीर पर चूहे चढ़ने लगते हैं। बेनी पागल होकर चाकू निकालता है और एक एक कर चूहों को मारने लगता है। लेकिन अचानक उसे एहसास होता है वो चूहों को नहीं, खुद को चाकू मार रहा था। सब कुछ एक भ्रम था। वो खून से लथपथ किसी तरह वहां से निकलता है। जैसे तैसे एक होटल पहुंचता है, लेकिन वहां भी शांति नहीं मिलती। वो देखता है होटल मालिक एक लाश को ठिकाने लगा रहा है। तभी पीछे से मालिक की पत्नी उस पर हमला कर देती है और अंत में बेनी को हथौड़े से कुचलकर मार दिया जाता है। अगली सुबह वही छोटी लड़की जो सड़क पर लगभग टकराई थी, उस होटल में आकर रुकती है। उसका नाम है जेना। वो ऑटिज्म से पीड़ित है। उसे आवाजों से बेहद परेशानी होती है। हल्की सी आवाज भी उसे असहनीय लगती है। वो मानती है कि उसे कोई बीमारी नहीं है। इलाज से इनकार कर देती है। मजबूर होकर उसके माता पिता उसे गांव भेजने का फैसला करते हैं। लेकिन जेना को जब लगता है कि उसके माता पिता उसे छोड़ना चाहते हैं, वो रात में कैंची लेकर उनके कमरे में जाती है, उन दोनों को मारने का इरादा लेकर। लेकिन आखिरी पल में वो खुद को रोक लेती है। फिर घर से पैसे चुराती है, बैग और नॉइज कैंसलिंग हेडफोन लेकर घर छोड़ देती है। स्टेशन पर टिकट खरीदते वक्त एक काले कपड़ों वाला बूढ़ा आदमी उसे घूरता रहता है। पहले वो ध्यान नहीं देती, लेकिन कुछ देर बाद वो देखती है कि वही बूढ़ा उसी ट्रेन में चढ़ गया है। अब जेना को समझ आ जाता है वो आदमी उसी के पीछे है। डर के मारे वो अगला स्टेशन आते ही उतर जाती है। लेकिन क्या वो उस साए से बच पाएगी या उसकी कहानी भी साइमन की त्वचा पर लिखी जाएगी? जैसे ही जेना को उस शहर में रहने की जगह मिली, उसे क्या पता था कि वो सीधे मौत के घर में कदम रख रही है। वो एक छोटे से होटल में रुकती है, लेकिन किस्मत देखो, इस होटल का मालिक वही आदमी है जिसने बेनी को मारा था। शायद इसलिए कि जेना अब भी जवान थी, मालिकन ने उसे तुरंत नुकसान नहीं पहुंचाया। रात को जब जेना सोने जाती है, तभी उसे दीवार के अंदर से अजीब सी आवाज सुनाई देती है। पहले तो वो नजरअंदाज करती है, लेकिन जिज्ञासा उसे रोक नहीं पाती। वो दीवार के पास कान लगाकर सुनती है और तभी दीवार के अंदर से एक कॉकरोच निकल आता है। जेना डर के मारे पीछे हटती है और अचानक सामने मालिकन खड़ी मिलती है। जब वो दोबारा दीवार की तरफ देखती है तो कुछ भी नहीं होता, जैसे सब उसका वहम था। मालिकन उसे डिनर के लिए बुलाती है। किचन में जाकर उसे पता चलता है कि वहां एक और लड़का भी ठहरा हुआ है। वो लड़का पहली नजर में ही जेना को पसंद करने लगता है और उसका नंबर ले लेता है। रात के खाने के बाद जेना सोचती है कि अब आराम से सो पाएगी, लेकिन तभी अचानक दरवाजे पर जोरदार आवाज आती है। सबसे डरावनी बात, उसका शरीर हिल ही नहीं रहा था। कुछ देर बाद मालिक और मालिकन कमरे में आते हैं, जैसे किसी शिकार को देख रहे हों। फिर मालिक एक स्केल निकालता है और जेना के शरीर का नाप लेने लगता है। सुबह जब जेना सही सलामत उठती है तो उसे लगता है शायद ये सब सपना था, लेकिन असली डर तो अभी शुरू हुआ था। कॉफी लेने जाते समय उसे वही रहस्यमयी बूढ़ा आदमी फिर दिखता है जो पहले उसका पीछा कर रहा था। वो घबरा जाती है और सीधे होटल वापस भागती है। पूरा दिन वो कमरे से बाहर नहीं निकलती। रात होते ही दीवार से फिर आवाज आने लगती है। इस बार उसे पूरा यकीन था ये सपना नहीं है। वो दीवार टटोलती है और उसे छोटे छोटे छुपे हुए खाने मिलते हैं। एक छोटा सा खोलती है, अंदर एक अजीब सा किताब जैसा यंत्र रखा होता है। फिर वो बड़ा खाना खोलती है और अंदर एक सूखी हुई लाश पड़ी होती है। ये देखकर जेना चीख पड़ती है। मालिकन दरवाजे के बाहर से पूछती है क्या हुआ? जेना झूठ बोल देती है कि उसे बुरा सपना आया था। उसी समय बगल वाले लड़के का मैसेज आता है। जेना उसे सच्चाई बताती है कि ये जगह खतरनाक है और तुरंत पुलिस को बुलाओ। लेकिन उसे क्या पता, लड़के का फोन इस वक्त मालिकन के हाथ में था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके पीछे से एक हाथ आकर उसके कंधे पर पड़ चुका है। जेना डर जाती है और उसे पता चलता है कि दीवार के अंदर जो औरत थी वो अब भी जिंदा है। वो अजीब मशीन उसकी सांसें चलाए रखे हुए थी। जेना खिड़की से भागना चाहती है, लेकिन नीचे मालिक खड़ा था और दरवाजे पर मालिकन। कोई रास्ता नहीं बचा था। वो अचानक दरवाजा खोलती है और लैंप से मालिकन को मारकर बेहोश कर देती है। लेकिन तभी मालिक सीढ़ियों पर दिख जाता है। घबराकर वो बेसमेंट की तरफ भागती है। वहां उसे एक
और छुपा हुआ खाना मिलता है और वो उसके अंदर छिपने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर घुसते ही उसकी रूह कांप जाती है। दोनों तरफ दीवारों में जिंदा लाशें भरी हुई थीं। वो किसी तरह दूसरी तरफ निकलती है, लेकिन वहां मालिक और मालिकन पहले से खड़े थे। इस बार वो बच नहीं पाती। तभी मालिकन शांत आवाज में सच बताती है। वो और उसका पति लोगों को जिंदा लाश बनाते हैं ताकि उन्हें इस दुनिया के दुखों से हमेशा के लिए आजादी मिल जाए। कल रात जो नाप लिया गया था वो उसके ताबूत के लिए था। घर की दीवारों में, फर्श के नीचे, हर जगह ऐसी जिंदा लाशें छिपी हुई थीं, यहाँ तक कि उनकी अपनी बेटी भी उनमें से एक थी। और अब अगली बारी जेना की थी। तभी अचानक बाहर दरवाजे पर जोर से दस्तक होती है। जैसे ही मालिकन बोलना खत्म करती है, बाहर दरवाजे पर जोरदार दस्तक होती है। दरवाजा खोलते ही सामने वही रहस्यमयी बूढ़ा आदमी खड़ा होता है जो शुरू से जेना का पीछा कर रहा था। वो खुद को जेना के बॉयफ्रेंड का पिता बताता है। उसका बेटा अचानक आत्महत्या कर चुका था और वो सच जानने के लिए जेना को ढूंढ रहा था। लेकिन उसे क्या पता था वो जेना से एक शब्द भी नहीं बोल पाएगा, क्योंकि अगले ही पल होटल का मालिक पीछे से आकर कुल्हाड़ी से उसकी हत्या कर देता है। जेना ये सब देख रही होती है। जैसे ही दोनों पति पत्नी कुछ देर के लिए हटते हैं, वो किसी तरह खुद को घसीटते हुए खिड़की तक ले जाती है। वो बाहर निकलती है और चुपके से उस बूढ़े आदमी की कार की पिछली सीट में छिप जाती है। लेकिन किस्मत फिर उसका साथ नहीं देती। मालिक और मालिकन लाश को घसीटते हुए उसी कार तक ले आते हैं। जेना बिना आवाज किए पीछे छिपी रहती है। मालिक लाश को कार में डालता है और कार को एक सुनसान पहाड़ी इलाके में ले जाता है। वो एक्सेलरेटर पर पत्थर दबा देता है, गियर को लकड़ी से फंसा देता है और कार को खाई की तरफ धक्का दे देता है ताकि लगे बूढ़े आदमी ने खुद कार खाई में गिराई। लेकिन उस कार में जेना भी थी। कार सीधा खाई में गिर जाती है। जब जेना की आंख खुलती है, वो अस्पताल में होती है। वो बच गई थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पुलिस को बूढ़े आदमी की मौत पर शक तो होता है, लेकिन उनकी थ्योरी क्या होती है? उनके मुताबिक बेटे की मौत का दुख सह नहीं पाने की वजह से उसने अपनी बहू को साथ लेकर आत्महत्या करने की कोशिश की और होटल के मालिक दंपत्ति वो पूरी तरह बच निकलते हैं। जेना घर लौट आती है, लेकिन उसके माता पिता वैसे ही रहते हैं। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जिंदा है या मर चुकी। वो घर में जैसे अदृश्य हो चुकी थी। लेकिन असली सच्चाई अब उसके दिमाग में लौट आती है। उसके बॉयफ्रेंड ने आत्महत्या क्यों की थी? क्योंकि उसी ने उसे ऐसा करने के लिए उकसाया था। जिस इंसान ने उससे सच्चा प्यार किया, वो उसकी बातों में आकर बिल्डिंग से कूद गया था। अब जेना रोज अपराध बोध में जीने लगती है। उसका ज़मीर उसे सोने नहीं देता, हर दिन उसे अंदर से तोड़ देता है। आखिरकार वो खुद उस होटल में वापस जाती है और मालिकन से कहती है, मुझे भी जिंदा लाश बना दो ताकि ये दर्द खत्म हो जाए। दोनों बूढ़े उसके फैसले से खुश हो जाते हैं। इस बार जेना खुद अपनी किस्मत चुन रही थी। उसकी आंखें निकाल दी जाती हैं, उसके कान बंद कर दिए जाते हैं, उसका मुंह सील दिया जाता है और उसका शरीर घर के फर्श के नीचे रख दिया जाता है। अब वो भी दीवारों में कैद उन जिंदा लाशों में से एक थी। और उसी समय जेना की पूरी कहानी साइमन के शरीर पर खुद जाती है। जब तक साइमन जिंदा है, उसकी त्वचा पर कहानियां लिखती रहेंगी, नई मौतें, नई कहानियां और नया खून। तो ये थी इस डरावनी कहानी का अंत। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, क्या असली राक्षस वो बूढ़े थे या इंसान का अपना अपराध बोध? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अगली बार और भी खतरनाक कहानी लेकर मिलेंगे।